शायद वाल्टर डायमॉक अपनी दूसरी मंजिल पे मौजूद बेडरूम की विंडो से छलांग नहीं मारना चाहता था। वो विचलित था, पागल नहीं। पर अक्टूबर की रात को 1923 में बिस्तर में घुसने की थोड़ी देर बाद ही अंधेरे में भागता हुआ अपनी खिड़की खोल के कूद गया सीधा अपने गार्डन में। डायमॉक अकेला बंदा नहीं था ऐसा करने वाला, उसके साथ सेम फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी ऐसे ही चटक रहे थे। जैसे विलियम एक्स क्वीन उसी वीक घर आया था और थोड़ा अनईजी फील कर सुबह होते होते वो भूतों से कुश्ती कर रहा था। जब लोगों ने पुलिस को बुलाया तो 4 आदमी लगे उसको बांधने। एक और विलियम क्रेज़ 10 किलो वजन 4 हफ्तों में कम कर चुका था हॉस्पिटल में इलाज के टाइम पे। थोड़ी दूर हेल्बर्ट फ्रीजन भी वास्तविक दुनिया से अपना आपा खो रहा था, उसे भी बांध के रखना पड़ा। सबसे भयानक केस था अर्नेस्ट टॉगर्ट का। उसे हेलुसिनेशन दिखते थे और कपकपी आती थी फैक्ट्री में काम पे। ये तीनों एक साथ मेरी तरफ आ रहे हैं, भाई साहब चिल्लाते हैं और वहाँ कोई नहीं था। इस वीडियो को देखने के बाद जब भी बाहर निकलोगे, खुली हवा में सांस लोगे, चाहे वो दिल्ली, मुंबई या किसी मेट्रो सिटी की पॉल्यूटेड हवा ही क्यों ना हो, हमेशा थैंकफुल रहोगे कि इट कुड हैव बीन वर्स, मच वर्स। मैं हूं मनोज पंचाल और द एजुकेटेड इंडियन। यहाँ पे बेसिकली उन टॉपिक्स के बारे में बातें करते हैं जो हर एजुकेटेड इंडियन को पता होनी चाहिए, बीइंग ए वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। बात वर्ल्ड वॉर 2 से ठीक पहले की है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट एक रिसेंटली नए मेथड से धरती की एज पता करने की कोशिश कर रहा था, लेड आइसोटोप मेजरमेंट से। बट एक प्रॉब्लम थी, सारे सैंपल जो उसके पास आते थे चेक करने के लिए वो सब कंटेमिनेटेड थे, लेड से भयंकर तौर पे कंटेमिनेटेड, एक्सपेक्टेशन से 200 गुना ज्यादा। वो बंदे थे दुनिया के सबसे अंडररेटेड और सबसे कम ग्लोरीफाइड हीरोज में से एक, क्लेयर पैटरसन, जिन्हें कई साल बाद पता चलता है कि उस कंटेमिनेशन के लिए जो भाई साहब रिस्पॉन्सिबल थे वो थे थॉमस मिचली जूनियर। वो आदमी जो अनजान में कितनी मौतों का और उससे कहीं ज्यादा तबाह और बेमार लोगों की जिंदगी का कारण बना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अकेला जीव है धरती पे जिसने एटमॉस्फेयर पे सबसे बुरा प्रभाव डाला अपनी पूरी धरती के इतिहास। थॉमस मिचली जूनियर एक इंजीनियर थे और दुनिया एक बेहतर जगह रहती है अगर वो इंजीनियर ही रहते। मिचली भाई साहब जनरल मोटर्स की R&D विंग ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने वहाँ एक खास कंपाउंड में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी जिसे नाम दिया गया था टेट्रा इथाइल लेड, और पाया कि उससे ऑटोमोबाइल्स में, खासतौर पे कारों में होने वाली एक बहुत इरिटेटिंग प्रॉब्लम इंजन नॉक से इजाद मिल जाती है। ये आज भी परेशान करती है लोगों, बट आज सबको इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स और जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उन सबको पता है कि टेट्रा इथाइल लेड इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस टाइम के लोगों को भी अंदाजा था कि लेड कितना डेंजरस है, फिर भी आपको हर तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भर भर के मिलता था। जैसे आज में पता है कि प्लास्टिक कितना भयानक है हमारे एनवायरमेंट के लिए, फिर भी हर जगह मिलता है। उस टाइम में पैक्ड खाना मेटल कंटेनर्स में आता था जिन्हें लेड से सोल्डर किया हुआ होता था। पानी को लेड से लाइंड कंटेनर्स में स्टोर किया जाता था। इसको फसलों पे कीटनाशक की तरह छिड़कते थे एज लेड आर्सेनिक। कीड़े मकोड़े थोड़ा जल्दी मर जाते थे और फसलों को खाने वाले थोड़ा टूथपेस्ट की ट्यूब लेड की शीट्स की बनी हुई होती थी। शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिसे थोड़ा बहुत लेड कंज्यूमर्स की लाइफ में नहीं ला रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी चीज इतनी भयानक नहीं थी जितना लेड को पेट्रोल में डालने की करामात। लेड एक न्यूरोटॉक्सिन है, पता है और क्या न्यूरोटॉक्सिन है? ब्लैक मम्मा का जहर। यह न्यूरोटॉक्सिन में न्यूरो का मतलब डायरेक्टली आपके ब्रेन्स की न्यूरॉन सेल से है, जिनसे आप सोचते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, देखते हो, प्रैक्टिकली जीते हो। जैसे ही आप इसे इनहेल करते हो आपके ब्लड में मिल जाता है और वहाँ से पूरी बॉडी की ट्रिप मारते हुए बॉडी की हर सेल तक पहुँच जाता है। सबसे बुरा हाल होता है आपके न्यूरॉन्स का, दिमाग का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ऐसी की तैसी जो लेड मिले पेट्रोल से होती है वो रिवर्सिबल होती है। जो सेल्स गई वो दोबारा नहीं बनने वाली, चाहे कोई टॉनिक ले लो, चाहे कोई ट्रीटमेंट ले लो। बाकी सौगातें जिस पैकेज में आती हैं वो अंधापन, इंसोम्निया, किडनियाँ खराब होने लगती हैं आपकी, बहरे होने लगते हैं आप टाइम के साथ साथ, मिर्गी के दौरे और लास्ट बट नॉट लीस्ट कैंसर। लेड हमें बीमार करता है क्योंकि हमारी बॉडी से कंफ्यूज करती है कैल्शियम से। कैल्शियम मोस्ट अबेंडेंट मेटल है हमारी पूरी बॉडी में, आयरन से भी ज्यादा। फन फैक्ट, आपकी हड्डियां मेटल से बनी हुई हैं, कैल्शियम एक मेटल है। और कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों की ग्रोथ में ही नहीं, आपकी ब्लड प्रेशर, मसल्स के कंट्रैक्शन, आपकी सेल्स ग्रोथ में भी रोल प्ले करता है। ये आपके ब्रेन में टेंस की तरह यहाँ बाउंस करता है जिससे आप होश में बने रहते हैं। जैसे ही लेड आपकी बॉडी में जाता है कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है और जो सारे फंक्शंस कैल्शियम करता है वो सारे ठप पड़ जाते हैं। ज्यादा एक्सपोजर में इससे अचानक से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, केमिकल लोचा बुरी सेंस में। बापू नहीं आपको हॉरिफाइंग विजुअल्स दिखते हैं, उड़ती चुड़ैलें, 4 हाथ वाले बंदर, आपके कमरे की कुर्सियां चारपाई आपको देखकर मुस्कुराने लगते। आखिर में उसी एक्सपोजर से आप कोमा में चले जाते हैं, वहाँ और हेलुसिनेशंस दिखते हैं और वहीं आखिर में पड़े पड़े आप टैम हो जाते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको किसी भी हालात में व्हाटएवर मे द कॉन्सिक्वेंसेस बी, आपको अपनी बॉडी में ज्यादा लेड नहीं जाने देना है। तो क्यों डाल लेते हैं इस मोमाया को अपने पेट्रोल में, फिर अपनी सांस लेने वाली हवा में? द सेम रीजन हम डालते हैं माइक्रोसाइज छोटे छोटे बीड्स अपनी फेस क्रीम्स में, हम बनाते हैं पानी की बॉटल्स प्लास्टिक से, हम पैक करते हैं स्नैक्स पैकेट से, हम डालते हैं केमिकल्स पेंट में, हम डाई करते हैं अपने कपड़ों को जहरीले केमिकल से, हम बहा देते हैं सीवेज का कंट्रीटेड पानी गंगा में, हम बहा देते हैं दवाइयां बनाने के बाद जहरीला पानी हमारी कैनाल्स में। क्योंकि बहुत आसान है, क्रिमिनली लेजी। हमारे पास एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं, बट दे ऑल नीड एफर्ट्स। और ये सब कंपनीज को बहुत सस्ता पड़ता है, और ये इसलिए नहीं कि ये सस्ता हो कि आपको और मुझे मिलता है सारा सामान, या हमें दिवाली पे मिलती है सारी कॉस्ट कटिंग, इसलिए क्योंकि इससे कॉर्पोरेट्स को बहुत मोटा प्रॉफिट मिलता है। लेड को निकालना और प्रोसेस करना किसी भी अल्टरनेटिव से ज्यादा प्रॉफिटेबल था और आसान भी, विद लीस्ट एफर्ट्स। इसको इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करना इतना प्रॉफिटेबल था कि कचरा सेठ को भी शर्म आ जाए। और टेट्राइथाइल लेड्स ने अनडाउटेडली कार्स के इंजन को नॉक करने से रोक दिया था। अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाते हुए उस टाइम की 3 बड़ी कंपनियों ने, जनरल मोटर्स, डुपॉन्ट और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी ने एक जॉइंट कंपनी बनाई, इथाइल गैसोलीन कॉर्पोरेशन, और दबा के टेट्राइथाइल लेड बनाया जितना दुनिया कंज्यूम कर सकती है। हलक में हाथ डाल के टेट्राइथाइल लेड परोसा उन्होंने दुनिया की सारी पेट्रोल कंपनीज को। उन्होंने सारी मार्केटिंग से क्लेवरली लेड वर्ड को निकाल के सिर्फ इथाइल कह के अपना प्रोडक्ट बेचा। परंतु मित्रों, एक छोटी समस्या आ गई। जहाँ प्रोडक्शन चल रहा था वहाँ लोग काम करते हैं, आपकी मेरे जैसे लोग जो हार्ड मास के बने होते हैं और वो सांस लेते हैं,
आपकी मेरी तरह। और आप गैस कर सकते हो दिन रात इस मोमाया की हवा में काम करने के बाद विचारों की क्या हालत होती होगी। प्रोडक्शन के शुरुआती टाइम में ही कुछ लोग लिटरली वहाँ चक्कर खा के गिरने लगे, मरने लगे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। इथाइल कॉर्पोरेशन ने सारी अफवाहों से डिनाई किया कि उनके प्रोडक्ट का इससे कुछ लेना देना है। शैरन बर्च मैकग्राइम अपनी बुक प्रोमेथियंस इन लैब में लिखते हैं कि जब कुछ वर्कर्स परमानेंटली डिल्यूजनल हो गए थे, पगला गए थे, उन्हें उड़ते हुए तीतर, पतंगे, चील, कौवे, मरी हुई दादी दिखने लगी, तो कंपनी के एक स्पोक्स पर्सन ने रिपोर्टर से कहा, इन लोगों का दिमाग इसलिए चल गया है क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। जी हाँ, जनरल एमोस ऑफ फ्राइज विद सच एन इंटरेस्टिंग नेम, जो आर्मी केमिकल वेलफेयर सर्विस के चीफ थे, उन्हें टेट्राइथाइलाइड के बारे में सब पता था। असल में मिलिट्री ने लड़ाई के लिए सबसे बद से बदतर, बुरी से बुरी गैसेस को शॉर्टलिस्ट किया हुआ था और ये उनमें से एक थी। फॉर केमिकल वॉरफेयर, फॉर वॉर, टू किल पीपल एज अ वेपन। उन्होंने टाइम्स न्यूज़पेपर को बताया कि ये साफ है कि ये लोग क्यों मर रहे थे। इनका कातिल लेड था। कम से कम 15 वर्कर्स मर गए थे प्रोडक्शन के शुरुआती दिनों में, और कितने ही चटक गए लिटरल सेंस में, कितनों के फ्यूज उड़ गए, कोई हिसाब नहीं, क्योंकि कंपनी जैसे आज होता है और दबा देती थी एक्चुअल नंबर्स को और मामलों को अपनी इन्फ्लुएंस से। 1924 में कुछ दिनों के अंदर ही 5 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। 35 बेड पे पड़े पड़े तरबूज बन गए, सिर्फ एक ही फैक्ट्री में काम करने वाले 35 लोग। बड़े वो क्योंकि भाई यूएस से टाइम के बाद कितना ही दबा लेते हैं उनके उसको। जब मामला बहुत ज़्यादा खराब हो गया, कॉर्पोरेशन की रेपुटेशन खराब होने लगी और प्रोडक्शन बदनाम होने लगा न्यूज़ में, तो हमारे थॉमस मिजली बाबा रिपोर्टर्स के सामने एक डेमो देने पहुंच गए कि प्रोडक्ट कितना सेफ है। उन्होंने टेट्राइथाइल लेड वाले पेट्रोल को डायरेक्टली अपने हाथ पे उड़ेला और बीकर में थोड़ा सा लेके 60 सेकंड तक अपनी नाक के नीचे लेके इनहेल करते रहे और कहा कि मैं रोज कर सकता हूँ, घंटा हमारे प्रोडक्ट से किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। सच्चाई ये थी कि मिजली बाबा की कुछ महीने पहले बैंड बज रखी थी लेड पॉइजनिंग से। भाई साहब खतरनाक वाले बीमार हो चुके थे अपने ही प्रोडक्ट से। उस डेमो के बाद मिजली बाबा ने तौबा कर ली थी कि इस मोबाइल के पास तब तक नहीं जाना जब तक बहुत 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 ज्यादा जरूरी ना हो। मैं यहाँ किसी को डैमेज नहीं करना चाहता, पर आपके फोन कॉल भी नोट करनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा है इससे कितना पैसा कमाने वाले हैं? हम इससे $200 मिलियन कमाने वाले हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। बिजली भाई साहब एक कलीग से फ़ोन पे कहते हैं ठीक इस डेमो के बाद, इट्स ऑल बिजनेस। धंधे में बने रहने के लिए और टेट्राथाइल लेड की अपार सफलता के बाद हमारे बिजली बाबा ने एक और लोगों की समस्या सुलझाने में अपना योगदान देने की पुरजोर तैयारी शुरू कर दी, रेफ्रिजरेटर्स। जी हाँ, ये डब्बे हमारे जो खाने पीने और पीने खाने की चीज़ों को ठंडा रखते हैं। उस टाइम के रेफ्रिजरेटर्स की एक समस्या थी, वो लीक करने लगते थे और जहरीले गैसें छोड़ देते थे आसपास। जैसे एक हॉस्पिटल में लीक की वजह से 100 लोग भगवान को प्यारे हो गए। दुनिया को जरूरत थी एक शक्तिमान की, और थॉमस बिजली बाबा से अच्छा क्या ही मिल सकता था। उन्होंने इजाद की CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये नॉन कोरेसिव थे, इसमें जंग नहीं लगता था पाइप्स में, इसमें आग नहीं लगती थी, और सबसे बड़ी बात है उनके पुराने आविष्कार की तरह और बाकी रेफ्रिजरेशन की गैसेस की तरह जहरीले भी नहीं थे। बट प्रिपेयर फॉर द बैड न्यूज़, ये चुहिया पर ओजोन में छेद कर देता है विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। फास्ट फॉरवर्ड टू 1985, सारे देशों की उनके अंडर एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस होती है, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की। इस बकेते को कैसे भी करके एटमॉस्फेयर से हटाओ, नहीं सब तंदूर की तरफ पक जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेस से। 185 देश इसे इलेक्ट्रीफाई करते हैं एक साथ। ओजोन धरती पे होती है एक पॉल्यूटेंट होती है, आप जो स्मोक देखते हैं उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट ओजोन पॉल्यूशन से ही होती है। ये अनबर्न फ्यूल से निकलती है आपकी कार्स के एग्जॉस्ट पाइप से। पर स्ट्रेटोस्फेयर में इंपॉर्टेंट है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को सोखने के लिए, और ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है एटमॉस्फेयर में, मुश्किल से 1 सेंटीमीटर भी नहीं है अगर इसे इवनली फैलाया जाए स्ट्रेटोस्फेयर में, तो इसलिए हमारे और भी डेलिकेट हो जाती है और प्रीशियस भी। और आपको ओजोन को बर्बाद करने के लिए ज्यादा CFC चाहिए भी नहीं। 1 किलो CFC 70,000 किलो ओजोन को खा सकता है, और इसकी उम्र भी बहुत लंबी है, करीब 100 साल। और जी हाँ, इसमें एक और गुण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना ज्यादा पोटेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कोई हल्की खिलाड़ी नहीं है अपने आप में, अगर आपके कान खुले थे पास्ट फ्यू डेकेड्स। पॉइंट ये कि CFC इस सेंचुरी की सबसे वाहियात इन्वेंशन प्रूव हुए। मिजली बाबा को कभी CFC के इफेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चला, वो पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। उनकी मौत के पीछे भी उनके एक इन्वेंशन का हाथ था। अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो इन्वेंटर्स के बारे में जो अपने इन्वेंशन से मारे गए, तो उनमें थॉमस मिजली जूनियर भी होंगे। इनकी मौत भी बहुत विचित्र थी। मिजली भाई साहब जब पोलियो से पाइज हो गए, तो उन्होंने बेड पे खुद को पलटने के लिए एक रस्सी और पोलियो से एक मशीन बनाई। उसी की केबल्स में उलझकर 1941 में उनका दम घुट गया और उनके प्राण निकल गए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, हमारे सेवियर क्लेयर पैटरसन के पास। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर हैरिसन ब्राउन ने एक नया मेथड डेवलप किया था, जिससे वो लेड आइसोटॉप से रॉक्स की एज निकाल सकते थे। पर हमारे हैरिसन बाबा ठहरे पूरे सीनियर आदमी और अपने हाथ पे ज्यादा हिलाना नहीं चाहते थे, और ये बहुत मेहनत का काम था और इरिटेटिंग भी। तो उन्होंने ये काम छोड़ दिया क्लेयर पैटरसन भाई साहब पे, जो अपनी थीसिस कर रहे थे उनके अंडर। ब्राउन बाबा ने फेमसली कहा था कि मेरे मेथड से धरती की एज निकालना सूप बनाने जैसा आसान काम है, पर इसमें पैटरसन को सालों लगे। चट्टानों से धरती की उम्र पता लगाने में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि चट्टानें भी उतनी पुरानी होनी चाहिए जितनी पुरानी हमारी धरती है। एंड प्रिपेयर फॉर द फन फैक्ट मित्रों, धरती का क्रस्ट एक साइकिल के थ्रू हमेशा नया बनता रहता है, स्लोली, ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स। उस टाइम पे प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी इतनी पॉपुलर नहीं थी, ना ही पैटरसन ना ही किसी और को पता था कि चट्टान इतनी यंग क्यों है। पैटरसन धरती की चट्टानों को डिच करके आसमान की तरफ देखते हैं और मीटरोइड्स पे नजर गड़ाते हैं फॉर बेटर रॉक्स टू डेट। नो पन इंटेंडेड। ये बहुत बड़ा एजम्पशन था, बट ये सही था। मीटरोइड्स प्लैनेट्स जितने ही पुराने हैं, ये बेसिकली बचे हुए बिल्डिंग मटेरियल्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। अगर आप इन आवारा आसमानी चट्टानों की एज पता कर लेते तो रफली धरती की एज भी पता कर लेते। ब्राउन भाई साहब की टेक्निक थोड़ी अटपटी सी थी और इनएक्यूरेट भी थी। पैटरसन ने बड़ी मेहनत से उसे काम करने लायक बनाया, पर वो प्रॉब्लम अभी बनी हुई थी। पैटरसन के सारे सैंपल्स कंटेमिनेटेड थे लेड से, चाहे वो कितनी ही सतर्कता बरत लेते वो कंटेमिनेट हो ही जाते थे। पैटरसन ने दुनिया की सबसे पहली स्टेरिल लैब भी बना ली थी फॉर प्योर सैंपल्स। पैटरसन को 7 साल लग गए सारे सैंपल्स इकट्ठे करने के लिए जो उन्हें चाहिए थे टू कैलकुलेट अर्थ्स एज। 1953 में उन्होंने सारे टेस्ट किए और इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि अपने बचपन के घर जाना पड़ा। वहाँ उनकी मम्मा उन्हें डॉक्टर के पास ले गई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए।
आप कब एक्साइटेड थे लास्ट टाइम? पैटरसन ने एक मीटिंग में अनाउंस किया कि धरती में 455 करोड़ साल पुट्टी है, 7 करोड़ साल ऊपर नीचे करके। इट वाज सो एक्यूरेट, ये नंबर आज भी अनचेंज्ड है। पैटरसन लिखते हैं कि सच्ची साइंटिफिक डिस्कवरी दिमाग को ऐसे मोमेंट्स में असमर्थ बना देती है कि जोर जोर से चिल्लाते हुए दुनिया को कहे कि देखो मैंने क्या किया, अब मैं इससे प्रसिद्धि और पैसा कमाऊंगा। इसकी बजाय इस तरह की डिस्कवरी सहज रूप से दिमाग को गजने के लिए कहते हैं कि हमने कर दिया, जिसे कोई और नहीं सुन सकता, इसके पवित्र लेकिन अकेले साइंटिफिक थॉट्स के चैपल के भीतर। सो पोएटिक। जब पैटरसन बाबा का रॉक वाला काम पूरा हो गया तो उन्होंने जानने की कोशिश किया कि सारे सैंपल्स कंटेमिनेटेड क्यों थे, कहाँ से आ रहा था ये चिपकुल लेड। और उसी टाइम पे उन्हें पता चला कि लोग कितने घोंचू थे लेड के हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में। और सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, उन्हें पता चलता है कि लेड की हेल्थ पे जितनी भी रिसर्च थी उसे हमारे लेड मैन्युफैक्चर करने वाले कॉर्पोरेशन ही स्पॉन्सर करते थे। जैसे आज नेस्ले मोस्टली रिसर्च फंड करती है शुगर की हेल्थ पे, जैसे मैकडॉनल्ड्स और बाकी फास्ट फूड कंपनीज अपनी ओबेसिटी की रिसर्च फंड करती हैं। क्लाइमेट चेंज, जिसमें कोका कोला का सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, वही यूएन की क्लाइमेट समिट्स भी स्पॉन्सर करती है। जैसे स्मोकिंग कंपनी स्पॉन्सर करती थी स्मोकिंग के हेल्थ पे इफेक्ट, और 70 साल तक कभी यही प्रूव होने नहीं दिया कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, जो अब हर पैकेट की पैकेजिंग पे 70% हिस्से पे लिखा होता है। लेड इंडस्ट्रीज ने एक डॉक्टर जिसे केमिकल पैथोलॉजी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसे 5 साल तक कुछ वॉलंटियर्स को लेड खिला के सुंघा के टेस्ट करने को कहा। उनकी बॉडी टेस्ट की, उनका यूरिन टेस्ट किया और उससे लेड नहीं मिला। और लेड मिलता भी नहीं है ऐसे, वो जमा होता है आपकी हड्डियों में कैल्शियम की जगह लेकर, और आपके मांस में और आपके भेजन में। अब क्योंकि उन्होंने कभी ब्लड और बोन टेस्ट किया नहीं, उन्हें कभी लेड मिला ही नहीं। एंड लेड कंपनीज को हरी झंडी दे दी जाती है, खिला दो लेड इन लोगों को, बच्चों को फैला दो लेड वादियों में वादियों। पैटरसन भाई साहब का मानना था कि 90% लेड जो एटमॉस्फेयर में था वो ऑटोमोबाइल से आ रहा था, उस लेड मिले पेट्रोल से। बट उन्हें प्रूव करने के लिए हार्ड एविडेंस चाहिए था कि ये 1923 से पहले एटमॉस्फेयर में नहीं था। और कौन रखता है 1923 से पहले के साफ हवा के सैंपल्स? प्रकृति में, जी हाँ, आइस कोर्स में, बर्फ में जो 1923 से पहले पड़ी होगी, जो बहुत नीचे दफन हो चुकी, उस बर्फ में मौजूद हवा के बुलबुलों में। ग्रीनलैंड जो बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है कहीं से भी, वहां जब बर्फ पड़ती है अलग अलग मौसम में, आप साल के हिसाब से लेयर वाइज डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सी लेयर कितनी पुरानी है, और वहीं से आपको क्वांटिटी मिल जाती है लेड की। इसी प्रोसेस ने क्लाइमेटोलॉजी की साइंस की फाउंडेशन रखी हुई है। पैटरसन बाबा को पता चला कि 1923 से पहले एटमॉस्फेयर में लेड ऑलमोस्ट जीरो था, जीरो। उसके बाद से लगातार बहुत स्टेडी रेट से बढ़ता जा रहा था। इसके बाद से पैटरसन ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया लेड से पेट्रोल को निकालने का, और तब से पैटरसन लेड इंडस्ट्री के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और इथाइल कॉर्पोरेशन को हल्के मत लीजिए भाई साहब, इथाइल एक बहुत पावरफुल ग्लोबल कॉर्पोरेशन थी जिसकी पहुंच बहुत दूर तक थी। खुद इथाइल में कुछ बड़े लोगों की हिस्सेदारी थी। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट जज लुइस पॉवेल इसके डायरेक्टर्स में से एक थे। रिजल्ट, पैटरसन की रिसर्च फंडिंग विड्रॉल हो जाती थी फॉर नो रीजन। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने अपना रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था उनके साथ। फिर यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सर्विस ने भी, जिसका लिटरली नाम का मतलब है पब्लिक की हेल्थ की सर्विस। बात यहाँ नहीं रुकती, यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज पे बहुत दबाव बनाया गया लेड इंडस्ट्री के बंदों ने कि भगाओ इस लौंडे को, ज्यादा बोल रहा है। जैमी लिंकन किटमैन ने 2000 में द नेशन में लिखा था कि लेड इंडस्ट्री के बड़े नामों ने यूनिवर्सिटी के बंदों से कहा कि हम कैलटेक में आप लोगों को चेयर दे देंगे अगर आप पैटरसन का बोरिया बिस्तर पैक करवा दो तो। बट पैटरसन वाज पैटरसन डूइंग पैटरसन थिंग। पैटरसन बाबा लगे रहे लोगों को साफ हवा दिलाने की अपनी जंग में, और आखिर में 1970 में क्लीन एयर एक्ट पास होता है और 1986 तक लेड एडिड पेट्रोल बिकना बंद हो जाता है अमेरिका में। और तभी इसके पेट्रोल से हटते ही लोगों के खून से 80% पेट्रोल खत्म हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल मौजूद लेड पिछले दशकों में हुए वायलेंट क्राइम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। जिन जिन जगह से पेट्रोल से लेड गायब हो गया वहां से वायलेंट क्राइम्स भी कम हो गए। और रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि जिन शहरों के एटमॉस्फेयर में लेड का डिफरेंस इतना ज्यादा था, सेम प्रोपोर्शन में वहां के मर्डर रेट्स भी थे। और ऐसा क्यों? लेड का हाई एक्सपोजर ब्रेन के उन पार्ट्स को डैमेज कर देता था जो एग्रेशन को कंट्रोल में रखते हैं। मोर एग्रेशन, मोर मर्डर्स, मोर क्राइम। पर आज भी हमारे खून में हमारे एंसेस्टर्स के मुकाबले 625 गुना ज्यादा लेड है। और आज भी एटमॉस्फेयर में लेड बढ़ रहा है क्योंकि माइनिंग और रिफाइनिंग में आज भी लेड एटमॉस्फेयर में उड़ेला जा रहा है। ये एक बाई प्रोडक्ट है ह्यूमन कंजम्पशन का। और इथाइल कॉर्पोरेशन का क्या हुआ? इतनी थूथू के बाद जनरल मोटर्स 2 पॉइंट स्टैंडर्ड ऑयल ने इथाइल को बेच दिया एक पेपर कंपनी को। और ये कंपनी आज भी अपनी वेबसाइट पर लिखती है उनके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं था जो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा था। और वो अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट में लेड का या हमारे मिजली बाबा का कोई जिक्र नहीं करते। वो लिखते हैं कि बस उसमें एक खास केमिकल्स का मिक्सचर था। और आज भी इथाइल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टेट्राथाइल लेड, जिसे अब ये लोग प्यार से TEL लिखते हैं, बेचते हैं खूब धड़ल्ले से बिना किसी रिमोट्स। और ये बिकता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उनकी करप्ट सरकारों के साथ मिलकर, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन के कानून इतने स्ट्रिक्ट नहीं। और हाँ, हम आज भी मिलियंस ऑफ टन CFC बना रहे हैं 1974 में बैन होने के बाद भी। कहाँ? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, गरीब देशों में। वहाँ CFC से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और हमेशा रहेंगी नहीं। नोबेल लॉरेट सैम बेलो ने अपनी नॉवल टीन्स नवंबर में पैटरसन को एक कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे किया था जिसका नाम था सैम पेच, जिसको उन्होंने ड्राइव किया था उस वर्ड से जो उनके नाम के साथ सिनोनिम बन गया था लेडेड पेट्रोल इंडस्ट्री वालों के लिए, सन ऑफ पेच। पैटरसन अपनी हेल्थ की बहुत केयर करते थे। वो रोज अपने घर के साइड वाले ट्रैक पर दौड़ते थे। ऑलमोस्ट पूरी उम्र वो ऐसे ही दौड़ते थे। और कभी कभी हाई स्कूल के बच्चों के साथ वो कम्पीट भी करते थे। दुबले पतले होने के बावजूद भी हेल्दी खाना खाते थे और शुगर फैट से दूर रहते थे जब तक पॉसिबल होता था। क्लियर पैटरसन 1995 में ब्रह्मलीन हो गए। उन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला।
मिला। सोचो उन्होंने कितनी दौलत को लात मारी होगी उस सेल्फलेस स्ट्रगल में। जस्ट इमेजिन उस बंदे का करियर कहां पहुंच सकता था अगर वो लेड इंडस्ट्री वालों के साथ सांठगांठ कर लेता। वो शायद आज तक के सबसे इन्फ्लुएंशियल जियोलॉजिस्ट थे पूरी हिस्ट्री के। पर किसने सुना है पैटरसन का नाम? आपने सुना था इस वीडियो से पहले? ज्यादातर टेक्स्ट बुक से उनका नाम गायब है, पर साइंटिफिक सर्कल ने उन्हें कई ऑनररी प्राइजेस दिए उनके पूरी लाइफ टाइम में। यूनिवर्सिटी पेरिस ने और ग्रिनेल कॉलेज ने उन्हें ऑनररी डिग्रीज दी। जे लॉरेंस स्मिथ मेडल ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज मिला 1973 में, द गोल्डस्मिथ मेडल ऑफ जो केमिकल सोसाइटी 1980 में, द प्रोफेशनल अचीवमेंट अवार्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से 1983 में मिला। और हाँ, एक एस्ट्रॉयड 2511 और एंटार्क्टिका में एक क्रीक उनके नाम पे रखी गई है। जियो केमिकल सोसाइटी उनके नाम पे एक अवार्ड क्लेयर सी पैटरसन अवार्ड 1998 से देती हुई आ रही है। तो क्या सीखते हैं आप पैटरसन और लेड इंडस्ट्री के इस टसल से? अब जब भी यमुना को अंटार्कटिका जैसा लुक देने वाले सुहावने विजुअल्स देखो न्यूज में जो हर साल दिखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कितना पैसा और कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज किया जाता है कि कभी कॉर्पोरेट्स को इसके लिए ब्लेम ना किया जाए। सेम गोज फॉर जब आप अपने सिटी के एक्वाई में खुद को बहुत डेंजरस लेवल्स पे देखते हो, जहां हर साल लोग सांस की मारी से ऐसे मर रहे हैं जैसे फसलों पे कीटनाशक छिड़क के कीड़े मकोड़ों को मारा जाता है। वी नीड ए पैटरसन ऑफ इंडियन फ्लेवर इन दिस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द लाइक बटन एंड कीप ट्यून फॉर नेक्स्ट पर्सन ऑफ द मंथ।